नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मानसून आते ही इस बात पे भी चर्चा शुरू होती है, बहस होने लगती है कि देश में जो बांध हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी स्थिति क्या है, कितने सुरक्षित हैं। भारत में जो बांध हैं उनको लेकर क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, क्या स्थिति है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। और आज हम बांध सुरक्षा पे ही चर्चा करेंगे। दरअसल भारत ने पिछले 50 वर्षों में बांध और इससे संबंधित योजनाओं पर भारी निवेश किया है। भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में करीब 5,700 बड़े बांध हैं, जिनमें से करीब 80% बांध 25 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं। देश में करीब 227 ऐसे बांध हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं। वैसे तो भारत में बांध सुरक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड विकसित देशों के समकक्ष रहा है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जब देश ने असमय बांध टूटे हों और बांध के रख रखाव की दयनीय स्थिति जैसी समस्या का सामना किया हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि हमारी जल क्षमता दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत कम है। पानी की मांग में तेजी से वृद्धि की तुलना में नए बांधों की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसलिए हमें मौजूदा बांधों के उचित उपयोग और बेहतर प्रबंधन पर काम करने की जरूरत है। इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एन.के. माथुर जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं, जो पूर्व सदस्य हैं DNR के। आपका स्वागत है माथुर साहब इस कार्यक्रम में। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर PSN राव जी से। PSN राव जी, आपका भी स्वागत है, जो निदेशक हैं SPA संस्था से। और साथ में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, जो नीति नियोजन हैं NIDM से। आपका स्वागत है अनिल गुप्ता जी। लेकिन शुरुआत माथुर जी मैं आपसे करूंगा कि अक्सर ये सवाल उठता है बांधों की सुरक्षा को लेकर। देश में बांधों की संख्या अच्छी खासी है। आप कैसे देखते हैं जो सुरक्षा की हम बात करते हैं, क्योंकि कई राज्यों में मानसून के दौरान इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि बांध कितने सुरक्षित हैं? जी, बांध सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले उठा था 1978 में, जब नॉर्वे के पास माचुटू डैम जो था उसमें फेलियर हुआ था जी। उस समय से सरकार इसके बारे में हमेशा से जागरूक रही है और हमारा पिछले 50 वर्षों में ये कोशिश रही है कि बांधों की सुरक्षा के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक पूरा ढांचा बनाया जाए, जिससे कि बांध की सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके। शुरू में ये प्रयास जो थे वो इनफॉर्मल लेवल पे थे। सेंट्रल वाटर कमीशन अपनी तकनीकी ज्ञान और अपनी अथॉरिटी, जो तकनीकी अथॉरिटी होती है, उसकी बेसिस पर राज्यों को सेंसिटाइज करता था, राज्यों को ये बताने की कोशिश करता था कि आपको ये काम करना चाहिए जिससे कि बांध की सुरक्षा हो। इसके लिए हमने बांधों के नियमित इंस्पेक्शंस के नॉर्म्स बनाए और क्या क्या चीज़ देखी जानी चाहिए। अगर किसी के हाइड्रोलॉजी में कमी है तो उसके बारे में बताया, अगर स्ट्रक्चर में कोई कमी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब बताया। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार ने कुछ कार्यक्रम बनाए। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड कुछ प्रोग्राम्स हैं। डैम से सेफ्टी एश्योरेंस एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चलाया था 96 में, और आजकल एक डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहा है, वो चल रहा है आजकल जी। और उसमें कई बांध लिए गए हैं जिनकी सुरक्षा की इम्प्रूवमेंट की जा रही है। तो इस प्रकार से भारत सरकार का हमेशा से एक पुश रहा है कि क्योंकि आजकल आपने खुद कहा कि नए डैम बनने आजकल जरा मुश्किल हो गए हैं जी। तो हमें पुराने डैम की जो सेफ्टी है उसको हमें एश्योर करने की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है कि जो पुराने डैम है यानी बांध, उनकी सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसकी समय सीमा का एक सवाल आता है। राव साहब, देश में करीब 227 बांध ऐसे हैं जो 100 साल से भी अधिक पुराने हो चुके हैं। ये कितने उपयोगी हैं, इनसे कितना खतरा है, इनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है कि बांध जब पुराने हो जाते हैं जी, तो उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो इसलिए उनको एग्जामिन करना चाहिए और उनका अगर कोई उसमें दिक्कत है तो उसका रिपेयर्स वगैरह मेंटेनेंस करना चाहिए। तो जब वो नहीं करेंगे तो उसमें एक डेंजर है कि कभी भी बांध
ब्रेक हो सकता है जी। और उसमें जो नीचे जो सेटलमेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो एक मेजर डिज़ास्टर इन द वेटिंग है। अगर आप जो पुराने बांध हैं उनको अगर आप ठीक समय पे उनका रिपेयरिंग नहीं किया हो, उनमें सिल्टिंग भी होता है, तो सिल्टिंग की वजह से उसका कैपेसिटी बहुत कम हो जाते हैं। और आजकल बारिश जिस तरीके से हो रहा है, कई बार ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बारिश आ जाती है, तो नीचे भी पानी भर जाती है और ऊपर भी पानी भर जाते हैं और कैपेसिटी एक्सीड हो जाते हैं, डेंजर लेवल के ऊपर चले जाते हैं। तो ये सारे दिक्कतें हैं। तो अगर हम सही समय पे इनका रिपेयर ठीक तरीके से अगर हमने नहीं किया तो एक डेंजर इन द वेटिंग है। तो इसलिए हमें जो सबसे पुराने डैम हैं, सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में उनको हमें टेकअप करना चाहिए रिपेयर के लिए, और उसमें जहाँ तक हो सके उनका रिपेयर के ऊपर हमें एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें बांध चाहिए, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी है, ये एक वाटर का रिजर्वायर है। फिर बहुत सारे बांध जो है वो सिर्फ पानी के लिए नहीं है, वो बिजली के लिए भी है। बिजली का उत्पादन के लिए बांध हमने बनाए हैं कई जगह पे। तो इसलिए बिजली का प्रोडक्शन, आजकल बिजली का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम उनको बंद नहीं कर सकते हैं, तो उनको चालू रखना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें मशीनरी को बदलना है, उनका रिपेयर करना है, स्लुइसेस को चेंज करना है, गेट्स को बदलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये काफ़ी हाईली टेक्निकल चीज़ें हैं ये, तो इसमें हमें ध्यान देने का आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अनिल गुप्ता जी, आप कैसे देखते हैं, जब हम बांध सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत और सामने जो चुनौतियां हैं, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसा अभी राव साहब ने बताया कि कभी कभी अचानक बहुत अधिक बारिश होने लगती है, मानसून के समय अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि आज बांध की सुरक्षा खतरे में है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे पहलू को? कि माथुर साहब ने जो कुछ बातें उठाई और राव साहब ने कुछ बातें उठाई, जो मेरा रिएक्शन है थोड़ा इसमें आई वुड से दैट मिक्स रिएक्शन है जी। एक बड़ी बात यह है कि बांधों की सुरक्षा और बांधों की जो क्षमता है उसको लेकर के कंटेक्स्ट बहुत सारे बदल गए हैं। जी। जो डैम सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हम पहले तय करते थे डिजाइन के समय और उनको रखरखाव के समय, वो कन्वेंशनल अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली लाने की जरूरत है। जी। और 4 मुख्य एस्पेक्ट्स इसमें देखते हैं हम। एक तो ये है कि जो स्ट्रक्चरल है, वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के अंदर उनका डिजाइन है, उनका किस तरह का मटेरियल है, क्या टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से उनका मेंटेनेंस रहा है, एज कितनी है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी आती है कि जो ऑपरेशनल डायमेंशन है, पिछले कुछ दिनों में अगर हम बाढ़ की घटनाएं देखें तो डैम सेफ्टी के साथ साथ उनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट को लेकर के भी कुछ एस्पेक्ट रहे हैं जिनकी वजह से बाढ़ की घटनाएं हुई हैं। बहुत सा जब अतिवृष्टि होती है उस समय अगर पूर्ण तरीके से पहले से प्लानिंग कम हुई है तभी या प्लान हुआ है लेकिन उस प्लान पे सही ढंग से अमल नहीं हुआ, तो कुछ बातें ये निकलती। तीसरी बात है जो इकोलॉजिकल डायमेंशन है, इसमें आपने भी टच किया इस बात को, पर जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जो वृष्टि है, जो हमारी बारिश है, उसके जो पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा रेट ऑफ सिल्टेशन बढ़ रहा है। तो सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि रेट ऑफ सिल्टेशन हमारा ज़्यादा है हिंदुस्तान में वैसे ही और बढ़ रहा है इसके साथ भी, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, ये तीसरी बात आती है। और चौथी बात जो जिसको हम हमेशा छोड़ देते हैं, अब वो है सोशल डायमेंशन। पहले जो कम्युनिटी हैबिटाट है वो इतना इंक्रोच नहीं करती थी। अब कम्युनिटी इंक्रोचमेंट, उनका चूंकि लैंड की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, एक्सपांसन होता है रूरल एरियाज का, टाउन्स का और बाकी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स का, हमारे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लैंड और चाहिए। तो इंक्रोचमेंट जो इसका दोनों तरफ से कैचमेंट एरिया साइड भी और दूसरा जो डाउन स्ट्रीम साइड भी, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये चारों एस्पेक्ट को लेकर के एक तरीके का एक असेसमेंट फ्रेमवर्क बनने की ज़रूरत है। और डैम सेफ्टी जो अधिनियम अभी आया है 2021 में, इससे इस मामले में काफ़ी हमें मदद मिलती है जी। इसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि सेफ्टी चाहे जितनी भी अच्छी हमारी हो, हमारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो
एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं, तो एक्सट्रीम इवेंट्स के साथ साथ हमेशा ये बात होती ही है कि हमारी तैयारी के लिए समय कम मिलता है। हमारे फोरकास्ट होते भी हैं, बट शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के अंदर कुछ इश्यूज भी कई बार होते हैं, और कितनी वृष्टि होगी, क्या क्षमता है हमारी जो कैचमेंट है, ये जो रिवर है अब उसके अंदर या डैम के अंदर, बिल्कुल अनिल गुप्ता जी, जाहिर सी बात है अधिक बारिश का मुद्दा हो या फिर बाढ़ की बात हो, आपदा सुरक्षा की दृष्टि से भी, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी तमाम कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो बांध सुरक्षा में आता है वो बांध सुरक्षा अधिनियम का आता है। 2021 में संसद से इस अधिनियम को मंजूरी मिल चुकी है। अब क्या है माथुर साहब बांध सुरक्षा अधिनियम, इसमें क्या कुछ खास बात है और इसका क्या असर पड़ा है बांध सुरक्षा पर? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत सरकार ने इस अधिनियम को पास किया है, और विश्व में ऐसे बहुत कम देश है जहाँ पर कि इतना अच्छे से वेल ड्राफ्टेड बांध सुरक्षा अधिनियम मौजूद हुआ है जी। ये अधिनियम एक्चुअली हमारी जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था पुराने समय से, जो पिछले 50 साल से चल रहा था, उसको एक कानूनी जामा पहनाता है। इसमें हमारी 3 टियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, जिसमें कि सबसे लोअर टियर पे बांध के जो डैम ओनर्स हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन आजकल प्राइवेट भी आ रहे हैं, और कई कंपनियां भी है जो कि अपने बना रहे हैं। कुछ कैप्टिव पावर प्लांट्स भी हैं जिसके लिए कि डैम बनाए जा रहे हैं। वो सब डैम ओनर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोडिफाई करके डाली गई है कि आप इसको ये इंस्पेक्शंस करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में रखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, ऑपरेशन शेड्यूल बनाएंगे, जनता को बताएंगे कि हम इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम हमने डैम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डाला है। उसके बाद में एक सुपरवाइजरी लेवल पे स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको मॉनिटर करेगी कि ये सब डैम ओनर्स जो हैं वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनको कुछ गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ी तो गाइडेंस देगी, और अगर उनके ऊपर कोई एनफोर्समेंट करना पड़ा तो वो एनफोर्समेंट करेगी। और नेशनल लेवल पे फिर हमारी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है, जो इसके लिए पॉलिसी, प्लानिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, हैंड होल्डिंग आदि का काम करेगी। और नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर कमिटीज़ बनाई गई हैं जो कि एक तरीके से कैबिनेट की तरह काम करेंगी, जो कि और ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरह काम करती है कमेटियाँ। तो इस प्रकार से पूरा एक ढांचा बनाया गया है, और ये ढांचा गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, और जाहिर सी बात है राज्य उसी अधिनियम के अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन दरअसल राव साहब, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, बांध सुरक्षा का मुद्दा केवल भारत के ही सामने नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने जिस तरह की घटनाएं घटी हैं वो अपने आप में एक बड़े खतरे का संकेत भी करती हैं, और लोगों को इसके लिए सचेत भी करती हैं कि समय रहते अगर बांध सुरक्षा पर काम कर लिया जाए तो हादसे नहीं होते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। दुनिया में सन 2000 से 2009 के बीच बांधों से संबंधित 200 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, और इनमें भी सबसे ज़्यादा बार जान माल का नुकसान अमेरिका को भुगतना पड़ा है। अमेरिका सहित दुनिया के ज़्यादातर देश इतिहास के अलग अलग कालखंड में बांधों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का सामना कर चुके हैं। बात शहरीकरण की राव साहब आती है, अक्सर ये बात आती है जिसकी तरफ अनिल गुप्ता जी भी इशारा कर रहे थे, जो सामाजिक एक जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी तरफ से कदम उठाती है, कानून बनाती है, अधिनियम बनाती है, लेकिन सामाजिक दायित्व को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसमें ये जो डैम एक्ट जो बना है 2021 में, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए कदम उठा रहे हैं। अथॉरिटी सेटअप किया है, कमिटी सेटअप किया है, लेकिन इसमें अभी कुछ समय लगेगा ये सारा होने में। लेकिन जैसा अभी NIDM से इन्होंने बताया है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनाइजेशन जो बन रहा है और एंक्रोचमेंट्स जो बन रहे हैं, तो उसमें जो अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग जो भी कहते हैं हम, उसमें भी हमें थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें देखना है। सिर्फ ये नहीं कि हमारा शहर के बिल्कुल आसपास में क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा एक लार्जर कैनवस में देखना है कि पीछे पानी कहाँ से हम ला रहे हैं, आसपास में कौन कौन सा डैम है। हमें 400-500 किलोमीटर आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से, अगर किसी वजह से अगर कोई डैम का अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो पानी कहाँ से आएंगे, ये सिनेरियोज हमें क्रिएट करना पड़ेगा।
ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से शहरों में ये दिक्कत आने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसा अभी पीछे केरला में भी हमने देखा है कि पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो पानी को रिलीज करना पड़ा। जब डैम से जब पानी रिलीज कर देते हैं तो बहुत सारे जो अलोंग द रिवर बेड्स लोग जो अनऑथराइजली सेटल हो जाते हैं वो सब डूब जाते हैं। तो उसका कंट्रोल भी हमें करना जरूरी है, जो शायद इस अधिनियम में नहीं है, क्योंकि डैम सेफ्टी सिर्फ डैम के लिए है और जो अर्बन प्लानिंग जो है वो सिर्फ शहर के लिए है। लेकिन इनके बीच में जो नदियों के आसपास में चाहे वो टूरिज्म हो, गेस्ट हाउसेस हो, रिजॉर्ट्स हो, दुनिया भर की चीज़ें अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, तो सो दे कैन बी अफेक्टेड अगर रिवर में पानी अगर किसी कारण की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेने का बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन अनिल गुप्ता जी, अगर हम अधिनियम की बात कर रहे हैं, बांध सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो इसमें कई तरह की जो जिम्मेदारी थी, जो जवाबदेही थी, वो राज्यों को भी दी गई थी। उसकी वजह भी है क्योंकि जल का मुद्दा राज्यों का विषय माना जाता है। जाहिर सी बात है, तमाम चीजें राज्यों के जो अधिकार क्षेत्र हैं संघीय व्यवस्था में उससे संबंधित हैं। 10 राज्यों ने केवल बांध सुरक्षा समिति का गठन किया है और इससे संबंधित जो समिति बननी थी उसको लेकर भी एक तरह से मैं कहूं हीला हवेली देखने को मिली है, उदासीनता देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं इस पहली को? देखिए, मैं इस बात को बड़ा सीरियस मानता हूं और मेरा ये मानना है कि जो अधिनियम बना है उसके तहत जो समितियों का गठन होना है वो गठन होना चाहिए और भी राज्यों में होना चाहिए और सभी राज्यों में होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ समितियों के गठन होने से ही जो है वो बांध की सुरक्षा नहीं बढ़ जाएगी। उस समितियों के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होगी और वो मॉनिटरिंग जरूरी नहीं कि कोई केंद्रीय एजेंसी ही करे, सेल्फ मॉनिटरिंग जैसा सिस्टम हमें लाना होगा ताकि उसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से जी जो आपदा प्रबंधन की जो हमारा जो तौर तरीका है, जो अप्रोच है, और इसके लिए आपदा प्रबंधन का भी प्राधिकरण बना हुआ है। बहुत सारे राज्यों में आपदा प्रबंधन के भी प्राधिकरण बन गए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या खड़ी होती है, वो तभी होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जा रही है। तो उसके लिए तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बने हुए हैं। तो इनके बीच में एक तो सामंजस्य की जरूरत है कि ये अलग अलग साइलोज में नहीं काम करें। जो जल निकायों से रिलेटेड, वाटर बॉडीज से लेके डैम से रिलेटेड जो भी सेफ्टी के इश्यूज हैं वो डिजास्टर प्रिवेंशन से जोड़े जाएं, और जो उसके बाद अगर कोई घटना ऐसी होती है जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और हमें उनके गेट खोलने की स्थिति होती है, तो जब गेट खोलने की स्थिति होती है, जो नीचे के डाउनस्ट्रीम के लोग हैं, तो एक सिर्फ आदेश जारी करने से नहीं होता कि आप लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। हमारी पूर्व तैयारी क्या है इन चीजों को लेकर के, तो वहां पे आपकी फोरकास्ट से लेकर के जो हमारा जो प्रोजेक्शन है, फोरकास्ट है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, फिर रिलीफ की व्यवस्था, जो लोगों को हम जैसे अभी मध्य प्रदेश में कुछ लगभग कुछ 11-12 गांव के लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की बात है, तो हम कैसे वहां पे रिलीफ की व्यवस्था कैसे करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज को अभी कहा था कि जो केरल वाली घटना है, राव साहब ने भी उसको बोला कि केरल में जो घटना हुई थी, जो श्रीनगर के फ्लड के अंदर जो घटना हुई थी, जो हमारे चेन्नई फ्लड के अंदर हुआ था, और कई साल पहले मध्य प्रदेश में एक बरगी डैम के साथ जो मरगी जबलपुर का एक बांध है और रीवा का बांध है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जब बहुत आपदा बहुत बड़ी नहीं आई, लेकिन उसके पहले एक इमरजेंसी जैसी सिनेरियो हुए। तो एक तो ये है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन से क्या लेसन निकल के आ रहा है, तो हमारा जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है उसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और ये इसके लिए बहुत समय भी नहीं लगाना चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने में और 5 साल 10 साल लगाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात मैं ये भी कहूंगा, यहाँ पर दो बहुत ही प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और जिन्होंने बहुत दिशा दी है, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन साहब हैं और राव साहब हैं। मैं कहता हूं कि कैपेसिटी की बहुत कमी है। जो रेगुलेशंस बना रहे हैं उसको जिले के स्तर पे उसको समझने वाला कौन है। हमने जो प्लान दिल्ली में बैठ करके या भोपाल में बैठ करके प्लान बनाएंगे, जिले के स्तर पे वो क्षमता निर्माण की जरूरत है कि जो वहाँ के जो हमारा इंजीनियर है, जेई है, ई है, जो वहाँ लोकल लैंग्वेज में बात करता है, जो अंग्रेजी में नहीं बात कर सकता, और जिसे वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर इसको हैंडल करना है, वहाँ लोकल एनजीओ के साथ और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के, जिला के विभागों के साथ मिलकर के काम करना है, तो वो फ्लैशी लैंग्वेज में शायद काम नहीं करना होगा। उसके लिए कैसे कैपेसिटी हम बिल्ड करें, ये बहुत ही जरूरी है
और ये सीख पिछले 10-15 साल के अंदर अगर हम जो घटनाएं देख लें बाढ़ की और खासकर बांध से संबंधित की, तो ये बातें हमें जरूर निकल के आती हैं, जिसपे कि बहुत ही गहन चिंतन और तुरंत सकारात्मक कार्य करने की। जी बिल्कुल, बांध सुरक्षा का मुद्दा कितना अहम है ये इस बात से भी इसका अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत में भी 36 घटनाएं इस तरह की हुई हैं। ये बात ठीक है कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं दुनिया की बात करूं तो ऐसे तमाम बड़े हादसे हुए हैं जिसमें लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। विस्थापन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? अगर विस्थापन की हम बात करते हैं, अपने भारत की बात करें, 36 घटनाएं हुई हैं जो बांधों से विफलता से संबंधित हैं, और इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में है जी 11 घटनाएं। जी, राजस्थान में घटना होने का कारण ये है कि राजस्थान में कई बार ऐसा होता है कि बांध जो है बरसों से खाली पड़ा रहता है और उसके जो एम्बैंकमेंट पोर्शन है उसमें कुछ रेट होल्स वगैरह का निर्माण हो जाता है। जब 8-10 साल बाद उसमें पानी घुसता है तो उसके कारण कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है, और इसका निदान भी यही है कि हम पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते रहें। तो इसीलिए हमने जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करना, उसको टेस्ट करते रहना वगैरह के प्रावधान डाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनिल ने जैसे बताया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो हम इस बात पर जोर देते हैं कि इमरजेंसी एक्शन प्लान और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो हर डैम का तैयार हो। न केवल वो तैयार हो बल्कि जैसा कि डॉक्टर अनिल ने बताया, इसको लोकल लेवल पर उसकी बाकायदा ड्रिल कराई जाए कलेक्टर्स और उनके साथ मिलकर। माथुर साहब, जो 100 साल पुराने बांध हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए? जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो पुराने बांध हैं उनके साथ डैम सेफ्टी इश्यूज हैं, लेकिन डैम सेफ्टी इश्यूज का मतलब उनका फेलियर नहीं है। ये जो 36 डैम फेल हुए हैं, ये सब इनमें से आधे से ज़्यादा डैम जो फेल हुए हैं वो अपने कंस्ट्रक्शन के 5 या 7 साल में हुए हैं जी। जो 100 साल पुराना डैम है उसको आपको देखने से वो हो सकता है कि कहीं पर आपको उसका जर्जर लगे, कहीं पर उसका गेट ठीक से लिफ्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे ये ठीक नहीं हो रहा, तो इश्यूज हैं उनका, लेकिन वो डैम फेल हो जाएगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है। 100 साल पुराना डैम है, डेफिनेटली वो 101वें साल में भी उचित रहेगा। हाँ, जो 4 साल पहले जो डैम बना है उसकी फिलिंग के लिए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है वो अगर फिलिंग करते समय ध्यान नहीं रखी गई तो वो फेल हो सकता है। और उसके लिए भी हमने डैम सेफ्टी एक्ट में प्रोविजन कर रखा है कि जितने भी नए डैम बनते हैं उनकी फर्स्ट फिलिंग करते समय एक एक्सपर्ट पैनल जो है वहां पर खड़ा रहे और अपने सामने। राव साहब, एक सवाल पूरी दुनिया में उठता है, अपने देश में भी उस पर चर्चा काफी होती है कि छोटे बांध ज्यादा उपयोगी हैं या बड़े बड़े बांध उपयोगी हैं? किससे फायदा है, किससे कितने नुकसान की संभावना रहती है? क्या पहलू है इसका? देखिए, छोटे बांध और बड़े बांध दोनों का जरूरत है जी। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे बांध जो है वो छोटे ही होना चाहिए या सारे बांध बड़े ही होना चाहिए। ऑब्वियसली बड़े बांध जो है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी पानी है, वहाँ पे उसका हाइट भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसका फ़ायदा यह है कि फिर वहाँ पे आपको हेड ज़्यादा मिलेगा, तो हो सकता है कि आप वहाँ पावर जनरेशन जो है ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन छोटे बांध में वो चीज़ उतना नहीं मिलेगा। तो ये समय समय पे लोकेशन ज्योग्राफी के हिसाब से कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें जहाँ पे छोटे बांध की जरूरत है वहाँ पे छोटे बनाना चाहिए और जहाँ पे बड़े का जरूरत है वहाँ पे बड़ा बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, पानी का मुद्दा है, जल का मुद्दा है, इसलिए बांध जरूरी है और उससे भी ज्यादा आवश्यकता बांध सुरक्षा की जरूरी है। जाहिर सी बात है, इसके तमाम पहलू हैं, लंबी एक चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।